नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए किसान मोर्चे ने हिंसा को गंदी साजिश बताया, 2 संगठन टूटे। किसान नेताओं का आरोप, बीजेपी के दीप सिद्धू ने भड़काई हिंसा। आंदोलन पर टूट पड़ी सरकार, 10 नेताओं के खिलाफ एफआईआर। नाबालिग को गलत ढंग से छूने संबंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कॉमेडियन फारूकी के मामले में जज को बदलने के लिए याचिका। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले तो छोटी सी गुजारिशें हैं। पहली तो यह है कि satyhindi.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक करके। दूसरी गुजारिश यह है कि satyhindi.com को आपकी आर्थिक मदद की दरकार है, ताकि हम और बेहतर ढंग से ज्यादा कवरेज के साथ और सच्चाई और पक्की खबरें आप तक पहुंचा सकें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारी जो सदस्यता योजना है वो इसी के लिए है। आप कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उससे आपको सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा और आप कोई सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद आज किसान संगठनों ने बलबीर सिंह राजेवाल की अध्यक्षता में ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद आज किसान संगठनों ने बलबीर सिंह राजेवाल की अध्यक्षता में एक आपात बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं पर चर्चा की और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि केंद्र सरकार इस किसान आंदोलन से बुरी तरह हिल गई है, इसलिए किसान मजदूर संघर्ष समिति और अन्य किसान संगठनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ एक गंदी साजिश रची गई। किसान संगठनों ने स्टेटमेंट के जरिए किसानों से अपील की है कि वे धरना स्थलों पर बने रहें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखें। किसान संगठनों ने इस आंदोलन को जारी रखने का संकल्प लिया है और सरकार, प्रशासन, असामाजिक तत्वों की कठोर निंदा की है जिन्होंने शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उधर किसान नेता वीएम सिंह ने ऐलान किया है कि उनका संगठन किसानों के आंदोलन से अलग हो रहा है। वीएम सिंह के संगठन का नाम राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है। ये संगठन अब आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। वीएम सिंह ने कहा कि इस रूप से आंदोलन नहीं चलेगा, हम यहाँ पर शहीद कराने या लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, हम केवल यहाँ से समर्थन देते रहे और वहां पर कोई नेता बनता रहे, ये हमारा काम नहीं है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट भी आंदोलन से अलग हो गया है। तो एक तरफ किसान आंदोलन, किसान मोर्चे के नेता स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जो कुछ भी हिंसा हुई, तांडव हुआ, अराजकता फैली लाल किले पर या दूसरी जगहों पर, वो साजिश का हिस्सा था, गंदी साजिश का हिस्सा था। और जिस तरह से दीप सिद्धू वगैरह के नाम आ रहे हैं, उससे लगता है कि उनकी का ये जो आकलन है काफी हद तक सही है। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलनों में ऐसा लगता है कि फूट पड़ गई है। वीएम सिंह अपने संगठन के साथ अलग हो रहे हैं। पता नहीं उन पर किस तरह के दबाव हैं जिसकी वजह से वो अलग हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौकों पर तो और भी एकजुटता होनी चाहिए और भी जुड़कर और मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये अलग होने का समय नहीं है। राकेश टिकैत से उनकी अगर व्यक्तिगत मतभेद हैं या महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें किसान मोर्चे के साथ रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने अब एक फैसला ले लिया। एक दूसरा गुट जो भानु गुट कहलाता है किसान यूनियन का, भारतीय किसान यूनियन का, वो पहले से भी सरकार के साथ ही रहा है, सरकार की भाषा में बात करता रहा है, सरकार से मिलता जुलता रहा है, तो वो बहुत विश्वसनीय संगठन नहीं रहा है और उसने भी अलग होने का ऐलान किया। उससे बहुत असर किसान आंदोलन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक संदेश तो जाता है कि किसान आंदोलन में फूट डालने में सरकार सफल रही है। एक तो जो हिंसा हुई उसके बहाने, और दूसरे इस तरह की जो कमजोर कड़ियां हैं उन पर दबाव डालकर। तो अब किसान मोर्चे के सामने नई चुनौतियां हैं, उन्हें नए ढंग से अपने आंदोलन को आकार देना पड़ेगा और इस तरह की साजिशों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर और भी ज्यादा
काम करना पड़ेगा। तो आंदोलन को एकजुट रखना और अब लंबे लड़ाई में, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि और सख्त हो जाएगी, तो उन्हें अब लंबी लड़ाई के लिए और भी ज्यादा संकल्पवान होना पड़ेगा और बहुत ही अनुशासित ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के लिए किसान नेताओं ने अभिनेता दीप सिद्धू पर आरोप लगाए हैं। इसी शख्स ने किसानों की भीड़ को लाल किले की तरफ मोड़ा, जिसके बाद हिंसा फैल गई थी। सिद्धू के बाद एक और नाम सामने आ रहा है, लाखा सिधाना का। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू और लाखा सिधाना ने ही किसानों को लाल किले पर जाने के लिए भड़काया था। लाल किले पर पहुंचने के बाद दीप सिद्धू ने ही प्राचीर पर निशान साहिब फहराने के लिए भी कहा था। इस बात को सिद्धू ने एक फेसबुक वीडियो में कबूल भी किया है। बता दें, जब अभिनेता सनी देओल 2019 में गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की टिकट पर, तब दीप सिद्धू उनके सहयोगी थे। इसके अलावा दीप सिद्धू की सनी देओल और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है। एक और फोटो में वो अमित शाह के साथ दिख रहे हैं। किसानों ने कहा है कि सोमवार रात को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच को कुछ फ्रिंज एलिमेंट ने हथिया लिया था और उन्होंने हमारा रूट रिंग रोड का नारा दिया था, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के बीच जो 3 रूट तय हुए थे उसमें रिंग रोड शामिल नहीं थी। इसी का कुछ युवा विरोध कर रहे थे। इस विरोध का नेतृत्व करने वालों में पंजाबी फिल्मों के अभिनेता दीप सिद्धू और लखबीर सिंह सिधाना उर्फ लखा सिधाना शामिल थे। सिधाना गैंगस्टर से राजनेता बने हैं और वो मालवा यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सिद्धू पर हमलावर होते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दीप सिद्धू बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी दीप सिद्धू को ही लाल किले में किसानों को ले जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो सवाल उठता है कि दीप सिद्धू, जो कि बीजेपी के साथ इतना करीब रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें हैं, अमित शाह के साथ तस्वीरें हैं, वो सनी देओल के खास रहे हैं, सनी देओल और धर्मेंद्र की पूरी परिवार के साथ रहे हैं और बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। तो वो कैसे इस आंदोलन में शामिल हो गए और कैसे वो सिधाना के साथ मिलकर उन्होंने एक पूरे जत्थे को लाल किले की तरफ मोड़ दिया, उन्हें उकसाया कि वो वहां पर जो निशाने झंडा है उसको फहराएं। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि ये कोशिश बीजेपी की तरफ से भी हो सकती है, केंद्र सरकार की तरफ से भी हो सकती है और दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें उस तरह से रोका नहीं, उनको जाने दिया। तो दिल्ली पुलिस की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये नेता अपनी वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हो और कानून तोड़ते हुए लाल किले पहुंच गए हों और उन्होंने ये तमाशा कर डाला हो। लेकिन इसका ठीकरा अब फोड़ा जा रहा है किसान आंदोलन पर, किसानों के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन पर फोड़ा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस आंदोलन को बदनाम करने की एक कोशिशों का हिस्सा है। तो ये अब बहुत साफ नजर आ रहा है कि जो किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो ये सब नहीं चाहता था। एक गुट है जो शुरू से इस कोशिश में था कि इस तरह की कोई हरकत करनी है और उसी ने इस हरकत को अंजाम दिया है। इसे आंदोलन के साथ जोड़ना आंदोलनकारियों की प्रति जाति है, उन किसानों के प्रति जाति है जो कि इतने तमाम कष्टों को उठाकर इतने दिनों से लगातार आंदोलन को चला रहे हैं। अगली खबर लेते हैं जो कि किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। गणतंत्र दिवस पर किसान परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत समेत करीब 10 किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने सरवन सिंह पंढेर, सतनाम सिंह पन्नू के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि वो आरोपों की पुष्टि करने के बाद ही गिरफ्तारी कर रही है। उसने 22 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके अलावा हरियाणा के पलवल में 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर पहले से अधिक सख्त और दमनकारी रवैया अपनाएगी और बातचीत फिर शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगी। द प्रिंट ने एक केंद्रीय मंत्री के हवाले से कहा है कि इसकी संभावना नहीं है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए कोई नया प्रस्ताव देगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से सीएए के खिलाफ चलने वाले आंदोलन
कारियों को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में फंसाया था और उनके नाम चार्जशीट या पूरक चार्जशीट में डाल दिए, वैसा ही इस मामले में भी वो कर सकती है। इसकी शुरुआत तो किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने से ही हो गई है। पहले ही सरकार ने किसान नेताओं, आड़तियों, यहां तक कि आंदोलन का समर्थन करने वाले गायकों तक के खिलाफ एनआईए और ईडी का इस्तेमाल किया था। तो केंद्र सरकार एक मौके की तलाश में थी कि कैसे किसान आंदोलनकारियों को, नेताओं को घेरा जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बहाने पर जो उसे एक आधार मिल जाए कार्रवाई करने का। और ये जो दीप सिद्धू और सिधाना वगैरह ने मिलकर वहां कांड कर दिया है, अब उसके बेसिस पे वो एक घेरेबंदी किसान नेताओं की कर रही है, किसान आंदोलनकारियों की कर रही है। एक दमन चक्र चलाया जा सकता है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और खट्टर सरकार हरियाणा में पहले ही कर रही है। उसने वो प्रक्रिया अपनाई हुई है। जगह जगह किसान नेताओं को परेशान किया गया है, उनसे अनाप शनाप रकम के बॉन्ड भरवाए गए हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है, उन्हें जेल में भी रखा गया है। तो इन दो राज्यों में तो पहले से चल रहा था। अब केंद्र सरकार भी इस दमनकारी हथकंडे पर उतर आएगी और इसकी आशंका थी, क्योंकि वो एक ऐसा बहाना ढूंढ रही थी। और हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का चरित्र भी पिछले 5-6 सालों में इसी तरह का बना दिया गया है। वो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के अधीन आती है और उसके निर्देशों पर ही उसने जेएनयू और जामिया में जो कुछ किया, फिर दिल्ली दंगों के मामले में जो उसका रवैया रहा, और कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों के जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो एक पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी है, एक काम करने का तरीका है दिल्ली पुलिस का, केंद्र सरकार का। वो अब शायद किसान के इस आंदोलन में भी आपको देखने को मिलेगा और बड़े पैमाने पर परेशान करने, प्रताड़ित करने, उन्हें अदालती कार्रवाइयों में उलझाने और जेलों में ठूंसने की घटनाएं आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। और अब अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि नाबालिग बच्चियों को स्किन टू स्किन स्पर्श किए बगैर गलत तरीके से छूने को यौन हमला नहीं माना जाए। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की बेंच ने अभियुक्त को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। बता दें कि इसके पहले एक सत्र न्यायालय ने 12 साल की एक बच्ची की छाती दबाने और उसके कपड़े हटाने की कोशिश करने के मामले में अभियुक्त को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो जो एक्ट है उसके तहत दोषी माना था। लेकिन उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जज जस्टिस पुष्पा गणेड़ीवाल ने सत्र न्यायालय के निर्णय को पलटकर पॉक्सो नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 जिसमें केवल छेड़छाड़ आता है के तहत सजा सुना दी थी 1 साल की। इस धारा के तहत 1 साल की सजा हो सकती है, जबकि पॉक्सो के तहत 3 साल की। जस्टिस पुष्पा गणेड़ीवाल ने कहा था कि कपड़ा हटाने या कपड़े के अंदर हाथ डालने के सबूत के बिना 12 साल की बच्चे की छाती को दबाना यौन हमला यानी सेक्सुअल ऑफेंस की परिभाषा के तहत नहीं आएगा। जिसके बाद इस फैसले पर बवाल हो गया था और इस पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए इसे खतरनाक भी बताया था। तो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गणेड़ीवाल ने दिया था और इसने बहुत लोगों को उद्वेलित कर दिया था कि एक महिला जज होकर एक बच्ची के साथ हुई इस तरह की हरकत पर इस तरह से कैसे फैसला सुना सकती है, जबकि उसके लिए बाकायदा कानून है और कानून के तहत उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। लेकिन उसने उनको बचाने ऐसा उस कानून को अलग कर दिया कि वो उसकी सजा 3 साल के बजाय 1 साल की रह गई। तो एक तो ये है, दूसरी बात ये कि इसको जिस ढंग से परिभाषित किया कि उन्होंने कि स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, अगर कपड़े के ऊपर से कुछ हरकत हुई है तो वो नहीं माना जाएगा। तो ये बड़ा ही विभत्स परिभाषा थी और इसने मतलब स्त्री पुरुषों सबको परेशान कर दिया था कि आखिरकार कैसे लोग हैं जो हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं और जिन्हें महिलाओं के बारे में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है, इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि इन मामलों को कैसे हैंडल करना चाहिए, इन मामलों पर क्या नजरिया और कानूनी दृष्टि डालनी चाहिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके और इस तरह के अपराध करने वालों की हिम्मत ना हो। कानून के तहत, कानून में इसकी व्यवस्था है, लेकिन
जाहिर है कि ये गलत फैसला था। उस पर हाहाकार मचा और सुप्रीम कोर्ट ने सही उस पर रोक लगा दी है। आने वाले दिनों में और इस पर जब सुनवाई होगी तो चीज़ें और स्पष्ट होंगी और जो तमाम अदालतों में काम करने वाले जज हैं उनकी दृष्टि भी थोड़ा इस कानून के बारे में साफ होगी। ऐसी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने मुनव्वर फारूकी केस में सुनवाई करने वाली बेंच को बदलने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका भी दायर की है। याचिका में कहा गया कि इस मामले को ऐसी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए जिसमें जस्टिस रोहित आर्य न हो। याचिका में जस्टिस रोहित आर्य द्वारा मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। जस्टिस रोहित आर्य ने कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू हुआ है। फिर भी आरोपी अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाया जा रहा है। गोखले ने कहा कि बेंच ने फारूकी की जमानत याचिका खारिज करने का कोई कारण भी नहीं बताया। गोखले ने याचिका में कहा है कि जिस वक्त बेंच जस्टिस को लगता है कि वो किन्हीं कारणवश निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते हैं तो वो उनको सुनवाई से खुद ही अपना नाम वापस ले लेना चाहिए था। गोखले ने कहा कि बाहर जनता के मन में ये धारणा बन गई है कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही है। गोखले ने यह भी कहा है कि पुलिस पहले कह चुकी है कि उसके पास फारूकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बाद पुलिस कोर्ट में केस डायरी पेश करने में भी नाकाम रही। गोखले ने कहा कि पुलिस द्वारा बार बार सबूतों की कमी का हवाला देना और फिर फारूकी को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी से सवाल उठते हैं कि क्या इंदौर पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। बता दें कि सोमवार को न्यायमूर्ति रोहित आर्य की सिंगल बेंच ने कहा, आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं? आपकी मानसिकता में ऐसा क्या है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुनव्वर फारूकी की तरफ से हाजिर हुए वकील विवेक तनखा ने कहा, उन्होंने इस मामले में कोई भी अपराध नहीं किया है, उसे जमानत दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने कहा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये अभी हम एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसले की बात कर रहे थे जो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की एक जस्टिस ने दिया था, पुष्पा गणेंडीवाल ने, और एक ये जस्टिस रोहित आर्य हैं जिनका फैसला भी उतना ही विवादास्पद है कि कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, पुलिस जबरन दबाव डाल रही कि उनको जमानत ना मिले। और यहाँ जस्टिस महोदय हैं जो कि सबूत और गवाही के बिना पर अपने कमेंट दे रहे हैं और अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है और बख्शा नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब कोई सबूत गवाह नहीं है और आपने निष्कर्ष भी निकाल लिया और यह भी कह दिया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन पर यह भी टिप्पणी कर रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा वैसा कैसे कह सकते हैं। तो ये तमाम काल्पनिक चीजों पर इस तरह की टिप्पणियां करना किसी जज को शोभा नहीं देता। इससे पता चलता है कि उनके ज्ञान का दायरा कितना विस्तृत है, कानून की समझ उनकी कितनी गहरी या उथली है। तो ये साकेत गोखले ने इसी को चैलेंज किया है और ये सचमुच में लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतने दिनों से उनकी जमानत याचिका को लगातार खारिज किया जा रहा है और जाहिर है कि अगर रोहित आर्य जैसे होंगे जज तो उन्हें फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। ये धारणा बनती जा रही है और इसीलिए बेहतर होगा कि एक नया जज निष्पक्ष ढंग से इस पूरे मामले की सुनवाई करे। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो 2 गुजारिशें मैंने शुरू में की थी, एक तो ऐप डाउनलोड करने की और दूसरी सदस्य बनने की, उस पर आप तुरंत अमल करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।